हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल दी इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। यूथ इन नाजी जर्मनी, ये हमारा आज का टॉपिक है। यानी नाजीज के अंडर जर्मनी में यूथ को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उनका लाइफस्टाइल था, ये पढ़ लेते हैं। Hitler was fanatically interested in the youth of the country. He felt that a strong Nazi society would be established only by teaching the children the Nazi ideology. This required a control over the child both inside and outside the school. हिटलर को लगता था कि अगर नाजी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके बच्चों से शुरुआत करनी होगी, उसके बच्चों में नाजी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट करनी होगी, इनकलकेट करनी होगी। बचपन से ही अगर बच्चे नाजी आइडियोलॉजी पढ़कर बड़े होंगे तो जब वो बड़े होंगे तो वो अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से मान लीजिए कि देशभक्ति वाली उनमें फीलिंग होगी। बिसाइड्स दैट उनको इस काम के लिए स्कूल में भी मॉनिटर किया जाना चाहिए एंड स्कूल के बाहर जब वो घर पर होते हैं या बाहर स्ट्रीट पर खेल रहे होते हैं उस टाइम पे भी उन पर नजर रखी जानी चाहिए, उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। What happened in the schools under Nazism? नाजीज के अंडर स्कूल्स में क्या हो रहा था? All schools were cleansed and purified. यहाँ पे cleansed और purified के आसपास जो ये इन्वर्टेड कॉमास लगाए गए हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हम सार्कास्टिकली इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। बेसिकली इन वर्ड्स का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको जिस तरीके से नाजीज ने यूज किया है इस कंटेक्स्ट में वो चीज को हाईलाइट करने के लिए इस इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया गया है कि क्लेंस्ड, आप सोसाइटी को कैसे क्लेंस कर सकते हैं। ये सोच ही बहुत बिजार है कि जो हिटलर था उसके फॉलोअर्स थे वो सोसाइटी को क्लेंस करना चाहते थे। ठीक है, This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. यानी कि अगर कोई टीचर यहूदी है या कोई ऐसा टीचर है जो नाजीज के अगेंस्ट हो, थोड़ा बहुत भी अपनी बातचीत से नाजीज को लगे कि ये हाँ हमारे साथ का नहीं हो सकता, तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, उनसे उनकी नौकरियां छीन ली गई। Children were first segregated. Germans and Jews could not sit together or play together. अब बच्चों को अलग अलग कर दिया गया। स्कूल में ही कुछ बच्चे जर्मन थे, कुछ बच्चे यहूदी थे, ज्यूज थे, उनको अलग अलग बिठाना शुरू कर दिया गया। ज्यूज के जो बच्चे थे, यहूदियों के जो बच्चे थे, उनको जर्मन बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, यानी कि जिन बच्चों की आवश्यकता जर्मन्स को नहीं थी, आर्यन रेस को नहीं थी, नाजीज को नहीं थी, उन्हें कहते थे अनडिजायरेबल चिल्ड्रन। अब उन अनडिजायरेबल चिल्ड्रन की कैटेगरी में कौन कौन आता था? ज्यूज के बच्चे आते थे, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे आते थे एंड जिप्सीज आते थे। ओके, इनको स्कूल से बाहर इवेंचुअली फेंक दिया गया, यानी इनसे स्कूल का जो राइट था वो भी छीन लिया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चेम्बर्स। और फाइनली 1940, 41, 42, 43 का जो ये टाइम था, इसमें इन सभी बच्चों को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाकर, गैस चेम्बर्स में ले जाकर मार दिया गया। Good German children were subjected to a process of Nazi schooling. जिन बच्चों को नाजीज अच्छे बच्चे मानते थे, जर्मन्स के जो प्योर ब्लड बच्चे होते थे, उनको नाजीज जो है अपनी आइडियोलॉजी सिखाते थे, अपनी स्कूलिंग करते थे स्पेशल, जिसमें इनको आइडियोलॉजिकली ट्रेन किया जाता था। स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटन, स्कूली जो किताबें थी उनको दोबारा से लिखा गया। नाजी आइडियोलॉजी जो थी उसको प्रोपोगेंडा की तरह फैलाया गया। किताबों के थ्रू बच्चों के मन में ये बात बिठाई गई कि जो नाजीज हैं वो सबसे टॉप पर हैं, यानी जो आर्यन रेस है वो सुपीरियर है और बाकी की जो रेसेस हैं, चाहे वो जिप्सीज हो गए, ज्यूज हो गए, हैंडीकैप पीपल हो गए, वो सभी जो आर्यन रेस है उससे निचले स्तर पर है और उनसे इन्हें नफरत करनी होगी। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। रेस के बेसिस पे जो साइंस है कि भाई डार्विन की थियोरी ये कहती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, इन सारी बातों को किताबों में ऐड किया गया ताकि बच्चों के मन में ये बात बिठाई जा सके कि जो भी हिटलर कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। Stereotypes about Jews were popularized even through math classes. अब हिस्ट्री की छोड़िए, आप साइंस की छोड़िए, कल्चर की छोड़िए, इवन मैथ्स की क्लासेस के थ्रू जो यहूदी थे उनके खिलाफ बच्चों को भड़काया जा रहा था। Children were taught to be loyal and submissive. बच्चों को सिखाया गया कि उन्हें लॉयल रहना है देश के लिए, सबमिसिव रहना है, यानी कि उन्हें कभी भी देश के अगेंस्ट नहीं जाना है, जो उनके ऑर्डर्स हैं उन्हें वो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, उन्हें यहूदियों से नफरत करनी है एंड उन्हें हिटलर को वर्शिप करना है। दे हैव टू वर्शिप हिटलर। Even the function of sports was to nurture a spirit of violence and aggression amongst children. यानी स्पोर्ट्स को भी नाजीज ने बच्चों में अग्रेशन, गुस्सा
और वायलेंस, यानी एक तरीके से ये सारी बातें बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश की नाजीज ने स्पोर्ट्स के थ्रू भी। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। हिटलर का मानना था कि अगर जो लड़के बच्चे हैं उनको बॉक्सिंग करवाई जाए तो वो बच्चे स्टोन हार्टेड हो जाएंगे, पत्थर दिल हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फिजिकली, एंड मस्कुलिन यानी मर्दाना होंगे वो बच्चे। Youth organizations were made responsible for educating German youth in the spirit of National Socialism. Youth organizations की स्थापना की गई और इन्हें कार्य संभालने के लिए कहा गया किस चीज का कार्य? जर्मन बच्चों को एजुकेट करने का कार्यभार संभालने के लिए इन्हें कहा गया। किस सेंस में इनको पढ़ाना था बच्चों को? इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, यानी बच्चों को नेशनल सोशलिज्म की तरफ मोटिवेट करना था। 10-year-olds had to enter Jungvolk. At 14, all boys had to join the Nazi Youth Organization. 14 साल की उम्र में सभी बच्चों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना था। जंगवोल्क क्या होता है? नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, यानी कि 10 से लेके 14 साल के बच्चे होंगे जंगवोल्क का हिस्सा, जो कि नाजी यूथ ग्रुप ही है, और 14 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो होंगे यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। 14 प्लस के जो बच्चे हैं वो है यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, और 10 से 14 साल के बच्चे हैं जंगवोल्क या फिर नाजी यूथ ग्रुप का हिस्सा। ओके, वेयर दे लर्न्ड टू वर्शिप वॉर, glorify aggression and violence, condemn democracy, hate Jews, communist, gypsies, and all those categorized as undesirable. जिन भी जातियों को, जिन भी सोसाइटी के सेक्शंस को नाजीज ने अनडिजायरेबल या फिर अनवांटेड डिक्लेयर कर रखा था, इन बच्चों को उन सब से नफरत करना सिखाया गया। After a period of rigorous ideological and physical training, they joined the labor service. Usually at the age of 18, उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करने को कहा जाता था जब वे 18 साल के हो जाते थे। Then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organizations. उसके बाद नाजीज ने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस स्थापित की थी उन सब में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का इन बच्चों को हिस्सा बनना पड़ता था, या फिर इन्हें जो नेशनल मिलिट्री थी जर्मनी की उसका हिस्सा बनना पड़ता था। The Youth League of the Nazis was founded in 1922. यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी भाई? 1922 में हुई थी। 4 years later it was renamed as Hitler Youth, क्योंकि जब यूथ लीग की स्थापना हुई थी उस टाइम पे हिटलर पावर में नहीं था। 1923 में तो हिटलर एक तरीके से समझ लीजिए कि एक यूनियन का हेड बना था। उसके बाद वो 1929 के आसपास आकर पावर में आया था मेनली। To unify the youth movement under Nazi control, or all other youth organizations were systematically dissolved and finally banned. धीरे धीरे सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर वो वाली यूथ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हिटलर का नाम दिया गया था। बाकी सभी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बैन हो गई, सिर्फ वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहने दी गई जो कि हिटलर के प्रोपोगेंडा को, हिटलर की आइडियोलॉजी को बच्चों तक पहुंचा रही थी, जनता तक पहुंचा रही थी। ओके, ये जो सोर्सेज हैं, पहले भी 2 सोर्सेज आ चुके हैं, ये सोर्स सी हो गया, सोर्स डी हो गया, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उस टाइम पे लोगों ने जर्मनी के बारे में क्या कहा, एडोल्फ हिटलर के बारे में क्या कहा, ये वो चीजें हैं, और ये आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे टॉपिक को। सो ये आपने खुद से पढ़ने हैं। द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। अब मदरहुड की बात करते हैं, स्त्रियों का क्या रोल था, स्त्रियों की क्या दशा थी नाजीज के अंडर, वो पढ़ लेते हैं। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. अभी देखिए क्या हो रहा है, ये पूरा यूरोप है जिसमें कि इक्वेलिटी की डिमांड हो रही है, और इस पूरे यूरोप में एक जर्मनी है जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से रैडिकली डिफरेंट है, यानी कंप्लीटली डिफरेंट है। मेन एंड वुमेन आर कंप्लीटली एंड रैडिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन्हें बच्चों को क्या पढ़ाया गया? इनको पढ़ाया गया कि द फाइट फॉर इक्वल राइट फॉर मेन एंड वुमेन दैट हैड बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल एवरीवेयर वाज स्ट्रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा था कि जिस तरीके से पूरे के पूरे यूरोप में, बाकी हर जगह पे डेमोक्रेसी में, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है वहां पे औरतें आदमियों के इक्वल दर्जा मांग रही हैं, इक्वेलिटी मांग रही हैं, ये चीज गलत है। बच्चों को ऐसा पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। उन्हें बताया गया कि ये चीज जो है ये बेसिकली सोसाइटी को तबाह कर देगी, खत्म कर देगी। While boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, girls were taught that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children.
लड़कों को बताया जाता था कि उन्हें मर्दाना बनना है, पत्थर दिल बनना है, बहुत स्ट्रांग बनना है फिजिकली, नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, ये सारी बातें लड़कों को बताई जाती थी। लड़कियों को क्या सिखाया जाता था? लड़कियों को सिखाया जाता था कि उन्हें एक आदर्श महिला बनना है, उन्हें बड़े होकर बिल्कुल प्योर ब्लडेड जर्मन्स को जन्म देना है, एक अच्छी माँ बनना है, और जर्मनी की जो ये आइडियोलॉजी थी, नाजी आइडियोलॉजी, इसमें प्योर ब्लडेड जर्मन्स को पैदा कर कर ऐड करना है, ये औरतों को सिखाया जाता था। ओके, गर्ल्स हैड टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम एंड टीच चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज। लड़कियों को बेसिकली उनकी जो पूरी एक जाति थी उसकी प्योरिटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई कि भाई कोई भी जो जर्मन आर्यन रेस की लड़की है वो किसी भी दूसरी रेस के लड़के से शादी नहीं करेगी, ठीक है, वो किसी ज्यू से, यहूदियों से वो बात भी नहीं करेगी, वो घर पे रहेगी और वो बच्चों को, जो उसके बच्चे होंगे, उन्हें नाजी आइडियोलॉजी सिखाएगी, ठीक है। दे हैड टू बी बेयरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस। In 1933, हिटलर ने कहा, In my state, the mother is the most important citizen. 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे देश में महिलाएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन हैं, यानी मोर इंपॉर्टेंट दैन चिल्ड्रन एंड मेन। लेकिन क्या हिटलर बेसिकली इस बात पर विश्वास करता था? अभी देखते हैं। बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। सभी महिलाओं को, सभी माओं को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? Women who bore racially undesirable children were punished. मान लीजिए कि किसी महिला की जो संतान हुई है, उसको जो बेबी हुआ है, वो पैदाइशी अंधा है, या फिर वो पैदाइशी उसका कोई बॉडी ऑर्गन मिसिंग है, या फिर उसके हाथ मिसिंग है, या उसके पैर मिसिंग है। ऐसी सिचुएशन में उस माँ को पनिश किया जाता था कि आपने हमारे लिए जो अनवांटेड बच्चा है वो पैदा करके हमें क्यों दिया। सोसाइटी कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि आपने इस बच्चे को पैदा क्यों किया, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। उस माँ का तो कोई रोल ही नहीं है। वो माँ तो बेसिकली क्या है, एक तरीके से देख लीजिए कि वो उसको, इस बच्चे को इस दुनिया में लाने वाला एक व्हीकल है, आप समझ लीजिए। अब उसकी क्या गलती अगर उसका बच्चा क्रिपल्ड पैदा हो गया। लेकिन इस बात के लिए भी, जिस पर उस मदर का कोई कंट्रोल नहीं है, उसके लिए भी उस मदर को पनिश किया जाता था। And those who produced racially desirable children were awarded. जिन महिलाओं को डिजायरेबल बच्चे होते थे, यानी कि जिनको नाजीज जो है वो परफेक्ट जर्मन मानते थे, उन महिलाओं को अवार्ड किया जाता था, ठीक है। They were given favored treatment in hospitals and were also entitled to concessions in shops and on theater tickets and railway fares. जो महिलाएं नाजीज की इच्छा जैसी थी वैसे बच्चे पैदा करती थी, उन महिलाओं को कंसेशंस मिलते थे, हॉस्पिटल्स में उनको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, उनको सिनेमा हॉल्स के टिकट्स पर कंसेशंस मिलते थे, उनको रेलवे या फिर जो ट्रेन की जो किराया होता है उसमें उनको कंसेशंस मिलते थे। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड। कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, इसके लिए उन्हें ऑनर क्रॉसेस दिए जाने लगे, यानी एक तरीके से मेडल, मान लीजिए कि मेडल दिए जाने लगे। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन। जिस महिला को 4 बच्चे हैं उसे ब्रॉन्ज का क्रॉस दिया जाता था। सिल्वर दिया जाता था उनको जिनके 6 बच्चे हैं, और गोल्ड दिया जाता था उन्हें जिनके 8 बच्चे हैं, 8 या 8 से ज्यादा। All Aryan women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished. जो भी महिलाएं इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती थी, उनकी सरेआम बेइज्जती की जाती थी और उन्हें पनिश किया जाता था बहुत सिवियरली। Those who maintained contact with Jews, पोल्स एंड रशियंस, जो भी महिलाएं यहूदियों से या पोलैंड के मूल निवासी जिनको पोल्स कहते हैं, या रशिया के मूल निवासी जिन्हें रशियंस कहते हैं, इन लोगों से जो भी महिलाएं कॉन्टैक्ट रखती थी, उन महिलाओं को पब्लिकली बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी। कैसे? उनको पूरे शहर में घुमाया जाता था गंजा करके। They were paraded through the towns with shaved heads, blackened faces and placards hanging around their necks announcing, I have sullied the honor of the nation. जिस भी महिला ने कोई भी अगर लॉ तोड़ा है, उसे गंजा करके, उसके मुंह को काला करके, उसके गले में एक पोस्टर टांग दिया जाता था जिस पर लिखा होता था I have sullied the honor of the nation, यानी मैंने अपने देश की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, ठीक है। और ये बैनर लेके उस गंजी महिला को काले मुंह के साथ पूरे शहर में घुमाया जाता था।
Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husband and families for the criminal offense. जो भी क्रिमिनल ऑफेंस नाजीज ने डिक्लेयर कर रखे थे, वो महिलाएं, कोई भी महिला अगर उस क्रिमिनल ऑफेंस को कमिट करती है तो उन्हें ये सजा तो मिलती थी जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा उन्हें जेल में भी डाला जा सकता था अगर उनका क्राइम सीरियस है, ठीक है, और उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जा सकता था। उन्हें अपने हस्बैंड्स एंड फैमिलीज से भी दूर किया जा सकता था और किया जाता भी था। द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, ये पढ़ लेते हैं। Nazi regime used language and media with care and often to great effect. The term they coined to describe their various practices are not only deceptive. Oh, they are chilling. नाजीज ने कभी भी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जैसे कि किल या फिर मर्डर। अपने ऑफिशियल जो उनके कम्युनिकेशंस होते थे उसमें उन्होंने आपस में बात करते हुए कभी किल या मर्डर वर्ड का यूज नहीं किया। इसकी जगह पे वो दूसरे सिनोनिम्स का यूज करते थे। क्या वर्ड्स यूज करते थे? मास किलिंग्स को कहा जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सोल्यूशन। अगर वो मास किलिंग ज्यूज की जा रही है, यहूदियों को अगर लार्ज स्केल पर मारा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? स्पेशल ट्रीटमेंट या फिर फाइनल सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर डिसेबल्ड या फिर क्रिपल्ड जो लोग हैं, जो चल फिर नहीं सकते खुद से, व्हील चेयर की उन्हें आवश्यकता पड़ती है, उनको अगर मारा जा रहा है तो उसे कहेंगे यूथनेसिया। क्या कहेंगे उसे? यूथनेसिया। इसके अलावा सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन वर्ड्स जो हैं, ये बाकी के जो सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनके लिए यूज किया जाता था। इवैक्यूएशन वर्ड का यूज क्यों किया जाता था? इवैक्यूएशन का मतलब होता था डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चेम्बर्स। यानी अगर मान लीजिए कि एक शहर से दूसरे शहर में यहूदियों को लेकर जाया जा रहा है गैस चेम्बर में डालने के लिए, तो उनको संबोधित करने के लिए डिपोर्टेशन वर्ड का यूज किया जाएगा या फिर इवैक्यूएशन वर्ड का यूज किया जाएगा। डू यू नो व्हाट द गैस चेम्बर्स आर कॉल्ड? दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज। जो गैस चेम्बर्स थे उन्हें डिसइंफेक्शन एरियाज कहा जाता था। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स। वो जो गैस चेम्बर्स थे ना, वो ऐसे अपने जैसे कमरे होते हैं ना, ऐसे कमरों की तरह नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे बहुत बड़े बड़े बाथरूम्स हैं जिनमें शॉवर के लिए एक शॉवर लगा हुआ ऊपर। लेकिन वो बेसिकली थे क्या? वो शॉवर सिर्फ दिखावटी थे। वहां पे उन शॉवर्स में से कोई पानी नहीं आता था। बेसिकली वो गैस चेम्बर्स जो थे, लोगों को अंदर भरकर उसमें जहरीली गैस छोड़ने के लिए डिवाइस किए गए थे। लेकिन उनका नाम क्या निकाल रखा था? डिसइंफेक्शन एरियाज। ठीक है। Media was carefully used to win support for the regime and popularize its world view. मीडिया का बहुत ध्यान से यूज किया गया था नाजीज के द्वारा, ताकि वो जो हिटलर का एजेंडा था, हिटलर का जो प्रोपोगेंडा था, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला सके और मेनली जर्मनी के लोगों में फैला सके। Nazi ideas were spread through visual images, films, radios, posters, catchy slogans and leaflets. जिन भी तरीके से आज के दिन हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आज के दिन मैं क्या कोशिश करूंगी कि मैं यूट्यूब पर अपनी ऐड डलवा दूं, टीवीज पर अपनी ऐड डलवा दूं। अगर अभी लोग रेडियोस यूज कर रहे होते तो मैं रेडियोस पर अपनी ऐड डलवाती, है कि नहीं? न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देती, मैं पोस्टर्स लगवाती, लीफलेट्स, घरों में जो पर्चे आ जाते हैं, कई बार आप न्यूज़पेपर्स में देखिए, अलग अलग जो शहर में नई नई चीजें खुलती हैं उनके पर्चे आते हैं। वो पर्चे क्या होते हैं? वो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके उस टाइम पे हिटलर अपने प्रोपोगेंडा को फेमस कर रहा था। In posters, groups identified as the enemies of Germans were stereotyped, mocked, abused and described as evils. जिन भी व्यक्तियों को नाजीज ने अपना आर्यन रेस का दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ था, जैसे कि यहूदी हो गए, ज्यूज जिनको कहते हैं, और जिप्सीज हो गए, उन लोगों को डिमोनाइज किया जाता था पोस्टर्स के थ्रू। उन्हें एक तरीके से राक्षस की तरह दिखाया जाता था। Socialists and liberals were represented as weak and degenerate. Socialists जो थे, liberals जो थे, उन्हें बहुत गंदी तरह से दिखाया जाता था जनता के सामने। They were attacked as malicious foreign agents. Propaganda films were made to create hatred for Jews. ऐसी पिक्चरें बनाई गई जिसमें जो यहूदी थे उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी। The most infamous film was The Eternal Jew. एक ऐसी पिक्चर आई थी जिसका नाम है The Eternal Jew. उसके थ्रू जो कॉमन जर्मन पब्लिक थी, उनके मन में यहूदियों के लिए नफरत पैदा की जा रही थी। Orthodox Jews were stereotyped and marked. They were shown with flowing beards, wearing kaftans,
whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. ये जो ज्यूज है ना जर्मनी में, ये हिटलर के पावर में आने के कुछ 50-100 साल पहले नहीं आए थे जर्मनी। इनको क्या पता जर्मनी में सेटल हुए 1000 साल हो चुके होंगे, लेकिन ये लोग जो है ये जर्मन्स के बिल्कुल जर्मन्स की ही तरह दिखने लगे थे। बट स्टिल इनको इस तरीके से दिखाया जाता था जैसे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज ड्रेस करते हैं, कैफ्टान्स वगैरह पहनकर इनको दिखाया जाता था कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज ऐसे होते हैं और जर्मनी के ज्यूज भी ऐसे ही हैं। ठीक है, दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन्स, रैट्स एंड पेस्ट्स। ये जो ज्यूज थे इनको कीड़े मकोड़े, चूहे, इनकी तरह, ये जो मक्खी होते ना इनकी तरह दर्शाया जाता था। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर्ड टू दोज ऑफ डॉडेंट्स। चूहे जिस तरीके से मूव करते हैं उस तरीके से ज्यूज को या फिर यहूदियों के मूवमेंट्स को रेफर किया जाता था। Nazism worked on the minds of people, tapped their emotions and turned their hatred and anger at those marked as undesirable. जो भी जर्मन्स के हिसाब से अनडिजायरेबल थे सोसाइटी में, जिनको जर्मन नाजीज नहीं चाहते थे कि वो रहे हमारी सोसाइटी में, उन लोगों को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, अनडिजायरेबल। सो जो नाजीज थे वो मीडिया का यूज़ करके, ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह का यूज़ करके, ये जो पोस्टर्स वगैरह है इनका इस्तेमाल करके जनता में, जो नॉर्मल जर्मन पब्लिक थी उसमें यहूदियों के खिलाफ नफरत भर रहे थे। ओके, द नाजीज मेड एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve their problems. नाजीज ने खुद को इस तरीके से दर्शाया कि जितनी भी पॉपुलेशंस हैं उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सिर्फ नाजीज ही सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास नाजियों पर बन गया और इवेंचुअली लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी एट्रोसिटीज में जो नाजीज बेचारे दूसरे एथनिक ग्रुप्स के अगेंस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, ये एक जर्मन को दिखाया गया है पैसे के बैग पर बैठा हुआ। इसका क्या मतलब है? कैप्शन अबव रीड्स मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज। ये देखिए, ये पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है ना, ये क्या कहता है, यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है मनी इज द गॉड ऑफ ज्यूज, कि भाई जो यहूदी है उनका तो भगवान पैसा है, वो किसी और भगवान को नहीं जानते, वो सिर्फ पैसे को जानते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स द ग्रेटेस्ट क्राइम्स। इस फोटो में लिखा है कि पैसा कमाने के लिए एक यहूदी किसी भी प्रकार का गलत काम करने को तैयार हो जाएगा। He does not rest until he can sit on a bag sack of money. लिखा है कि एक यहूदी अपना पैसा कमाने का जो रास्ता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसमें तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो एक ऐसे बैग पर ना बैठ जाए, पैसों के बैग पर ना बैठ जाए। Until he becomes the king of money. जब तक कि वो पैसे का राजा ना बन जाए तब तक एक यहूदी किसी भी गलत या सही काम से पैसा कमाना नहीं छोड़ सकता। ओके, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू द हिटलर। ये पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एंड व्हाई? द जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे। ये एक पैम्फलेट है, लीफलेट है, जिसमें नाजीज जो है वो किसान वर्ग को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अटैक तो नहीं कहूंगी मैं, जो नाजीज हैं वो अपने ही आर्यन रेस के जो किसान हैं उनको अपनी आइडियोलॉजी में मिलाने का प्रयास करते हैं इस लीफलेट के थ्रू। क्या कहा है कि भाई जो जर्मन फार्मर है वो आज के दिन दो बहुत बड़े डेंजर्स के बीच में खड़ा है। सबसे पहला डेंजर है अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मैंने आपको बताया था क्या होता है। कैपिटलिज्म एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सरकार मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती। मार्केट जो है वो कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो चीज़ों के रेट कम होंगे, अगर सप्लाई कम होंगी तो चीज़ों के रेट ज़्यादा होंगे। जो मार्केट्स इस प्रिंसिपल पर काम करती हैं उन मार्केट्स को कहते हैं कैपिटलिस्ट मार्केट्स। जिस मार्केट में सब कुछ, मार्केट की सारी एक्टिविटीज़ को सरकार मॉनिटर करती है वो होती है सोशलिस्ट सोसाइटीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएसएसआर, उनको यहाँ पे बोल्शेविक्स कहा गया है, बोल्शेविज्म कहा गया है ऐसी मार्केट्स को, सोशलिस्ट वाली मार्केट्स को। सो यहाँ पे जर्मन जो किसान है उनसे क्या कहा जा रहा है कि भाई आज के दिन जो जर्मन किसान है उसको दो खतरे हैं। सबसे पहला खतरा है अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसको कहते हैं बिग कैपिटलिज्म, और जो दूसरा है वो मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया हुआ इकोनॉमिक सिस्टम। आई थिंक मैंने आपको बताया है कार्ल मार्क्स कौन थे। एक बहुत महान व्यक्ति थे जिन्होंने सोशलिज्म में
कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत किए हैं। उन्होंने सोशलिज्म का बेसिकली आइडिया दिया था। इनके द्वारा दिया गया जो सोशलिज्म का जो आइडिया था वो आज के दिन जो हमारे महात्मा गांधी जी का दिया हुआ राम राज्य का जो आइडिया है उससे रिजेंबल करता है। ये बात भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया हुआ सोशलिज्म का आइडिया है वो गांधी जी के राम राज्य वाले आइडिया से मैच करता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया है कि जर्मनी का जो एक आर्यन किसान है उसको दो खतरे हैं। सबसे पहला खतरा है अमेरिकन सोसाइटी जो कि कैपिटलिस्ट है, और दूसरा है कार्ल मार्क्स वाले आइडिया पे जो बेस्ड इकोनॉमी सिस्टम है वो, जिसको बोल्शेविज्म कहा गया है यहाँ पे, वैसे उसको सोशलिज्म कहते हैं। यहाँ पे इसे बोल्शेविज्म क्यों कहा गया है? क्योंकि यूएसएसआर में बोल्शेविक्स ने इस मेथड को अप्लाई किया था। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड. They are born by Jewish thought and serve the master plan of world Jewry, who alone can rescue the farmers from these dangers. National Socialism. कि भाई ये जो कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, ये ज्यूज का जो बेसिक भगवान है पैसा, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब। कैपिटलिज्म में भी पैसा सब कुछ है, सोशलिज्म में ये जो बोल्शेविज्म जिसको इन्होंने कहा है उसमें भी पैसा सब कुछ है। और पैसा किसका भगवान था? ज्यूज का भगवान था। सो ये जो दोनों आइडियोलॉजीज हैं ये यहूदियों के विचार से पैदा हुई हैं, ऐसा इस पैम्फलेट का कहना है, ठीक है। और इन दोनों खतरों से जो आर्यन किसान है जर्मनी का उसको बचाएगा कौन? उसको बचाएगा नेशनल सोशलिज्म। और नेशनल सोशलिज्म यहाँ पे बोले तो क्या? यहाँ पे बोले तो हिटलर बचाएगा भाई उनको, हिटलर, ठीक है, लगता है हिटलर बचाएगा उनको। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं। अगस्त 1, 1914 को क्या हो रहा है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरुआत होती है उसकी। नवंबर 9, 1918 में जर्मनी जो है वो हार जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है। नवंबर 9, 1918 में वीमर रिपब्लिक की स्थापना होती है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस होती है। जनवरी 1933 में हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर बनता है। 1939 सितंबर में जर्मनी जो है वो पोलैंड पर अटैक करती है एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। उसके बाद 1941 में जर्मनी यूएसएसआर पर अटैक करता है। 1941 में यहूदियों को बहुत लार्ज स्केल पर मारना शुरू किया जाता है। 1941 में ही जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन करता है। क्यों? क्योंकि पर्ल हार्बर जो उसका हवाईयन आइलैंड पे एक पोर्ट था, एक नेवी का बेस था, उस पर जापान ने अटैक किया था। उसके बाद 1945 में सोवियत ट्रूप्स जो है वो ऑश्विट्स को लिबरलाइज करते हैं, फ्री करते हैं एंड 1945 पे जो एलाइड फोर्सेस हैं वो फिर से जीत जाते हैं यूरोप में। एलाइड फोर्सेस कौन से हैं यहाँ पे? एलाइड फोर्सेस हैं यहाँ पे पोलैंड एंड फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। ये 4 देश थे एक तरफ, इनके साथ छोटे मोटे और भी काफी देश थे। सो ये सारे पावर्स जीत जाते हैं यूरोप में। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड थैंक यू, बाय बाय।